भारत की ऐतिहासिक विरासत का आधार नर्मदा और सिंधु नदी के किनारे बसी हुई वे आदिवासी बस्तियां थीं जिन्होंने इस महान सभ्यता को जन्म दिया। आदिवासी भारत के मूलवासी हैं, प्रथम नागरिक। आदिवासियों के बिना न भारत होता, न इसका ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास। ऐसे में आदिवासी पुरखों के योगदान की चर्चा के बिना एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण की प्रक्रिया को नहीं समझा जा सकता है। औपनिवेशिक गुलामी एवं सामंती व्यवस्था से आज़ादी, स्वायत्तता, सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए आदिवासियों ने न केवल सशस्त्र विद्रोह किए, बल्कि संविधान सभा में भारत के भविष्य की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत भी की। इसलिए जब हम भारत के लोग एक राष्ट्र के तौर पर अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के लिए भारत के आदिवासियों के योगदान को लोगों के सामने लाना जरूरी है। आदिवासी विदेशी साम्राज्यवाद और देसी सामंतवाद के खिलाफ भारत की आज़ादी के आंदोलन के अगुआ थे। संविधान सभा में आदिवासियों के प्रभावशाली हस्तक्षेप ने भारत को समावेशी और एक मजबूत राष्ट्र बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सदियों से इस देश के प्राकृतिक संसाधनों, जल, जंगल, जमीन, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ की रक्षा का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, वो आज भी बदस्तूर जारी है। वे आज भी भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। वे आदिवासियत के मूल्यों, समानता, सहयोग, सामंजस्य, सामूहिकता और सह अस्तित्व पर आधारित समाज निर्माण में लगे हुए हैं। भारतीय सभ्यता जिसकी नींव आदिवासियों द्वारा रखी गई थी, की सबसे बड़ी खासियत उसकी सह अस्तित्व की भावना है। लिहाजा बाहरियों ने जब भी इस भूमि पर कदम रखा, वे यहीं के होकर रह गए। इस तरह एक विशिष्ट संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया चलती रही। 17वीं सदी के आरंभ में भारत में यूरोपीय व्यापारियों का प्रवेश हुआ, जिनका उद्देश्य इससे पहले आए लोगों से भिन्न व्यापार और मुनाफा था। लंदन के व्यापारियों के एक समूह ने 1600 ई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और ब्रिटिश राजशाही ने एक चार्टर के माध्यम से इसकी अनुमति प्रदान की। ब्रिटिश राजशाही द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर में व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से मुनाफा कमाना था और इस क्षेत्र में मसालों के व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली व्यापारियों के एकाधिकार को खत्म करना था। यूरोप में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई में ब्रिटेन खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना चाहता था। तत्कालीन समय में खेती का अतिरिक्त व्यापार ही आर्थिक प्रगति का मुख्य स्रोत था। लिहाजा मुगल बादशाह जहांगीर के साथ व्यापारिक समझौते के बाद ब्रिटिश कंपनी मसाले, कपास, रेशम, नील का व्यापार करने लगी थी। कुछ ही समय में मद्रास और कलकत्ता अंग्रेजों की व्यापारिक और राजनैतिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र बन गए। मुगल बादशाहों की कमजोरी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खजांची सेठ मेहताब चंद और सेनापति मीर जाफर के लालच ने अंग्रेजों को प्लासी की लड़ाई में जीत दिलाई। बक्सर की लड़ाई में बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को हराकर ब्रिटिश कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव रखी। कंपनी ने अपने व्यापारिक स्वरूप को औपनिवेशिक ताकत में तब्दील कर दिया। व्यापारिक कंपनी के सैन्य शक्ति में परिवर्तन के पीछे उनके साम्राज्यवादी स्वार्थ छिपे हुए थे। दोनों युद्धों में कंपनी को भाड़े पर सेना उपलब्ध कराने का कार्य ब्रिटिश राजशाही ने किया था। हालांकि कंपनी के चार्टर के अनुसार उसे केवल व्यापारिक गतिविधियों की छूट थी, लेकिन अब वो शासन करने लगी थी। 18वीं सदी के अंत तक भारत में शोषण, दमन और लूट पर आधारित अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने अपनी स्थायी जगह बना ली थी। राजा और प्रजा के संबंधों पर आधारित व्यवस्था की जगह शोषक और शोषित की व्यवस्था ने ले ली। स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था का स्थान मुनाफे पर आधारित बाजारू और पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था ने ले लिया। खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों ने ले ली। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी और 1772 में फौजदारी मामले अंग्रेजों के अधीन हो गए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर के तौर पर प्रशासनिक जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी। राजस्व संग्रहण के लिए एक नए पद, जिला कलेक्टर का गठन किया गया। कलेक्ट्री व्यवस्था ने भारत में अंग्रेजों की पकड़ को मजबूत बनाया। आज़ादी के बाद भी ये प्रशासनिक इकाई भारतीय शासन व्यवस्था का आधार बनी हुई है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट वर्ग, पिट्स इंडिया एक्ट घन, अदालती व्यवस्था, सहायक संधि, राज्य हड़प नीति, रेलवे का विकास, नहर, सड़क इत्यादि के माध्यम से न केवल अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उसे स्थायित्व भी प्रदान किया। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी नीतियों से आदिवासी भी अछूते नहीं रह सकते थे। अंग्रेजों की 3 महत्वपूर्ण नीतियों, भू राजस्व नीति, वन कानून और आपराधिक जनजाति कानून ने भारत के सभी आदिवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित किया। देश का कोई भी समुदाय, चाहे वो जिस क्षेत्र में रहता रहा हो, इन नीतियों से प्रभावित हुआ। इन्हीं नीतियों ने भारत में आदिवासियों के परंपरागत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक ढांचे को नष्ट करने का कार्य किया। लिहाजा देश के हर आदिवासी समुदाय ने अलग अलग समय में अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ बगावत की।